ठीक है जी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक अच्छा अनम्यूट है ना मेरा माइक, एक मिनट। ठीक है। तो हम लोग आज है ना 2013 का IIT JAM MS का पेपर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी है ना स्टार्ट किए थे 2023 से, और 2013 का आज डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी अगर पीछे के डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं अगर किसी को हो, 2014 से लेकर 2023 तक। हालांकि हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो डाउट्स है वो तो डिस्कस किए ही हैं। तो 2013 का देख लेते हैं आज। देखिए, तो ये कह रहा है, जब पहला क्वेश्चन है कि ई एंड एफ बी टू इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.4 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ई माइनस एफ, वो 0.4 है। तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एफ गिवन ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के यहाँ फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा सॉल्व। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है, तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से आएगा। यहाँ कह रहा है कि ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की लिमिट जो है 1/2 है, और ये 1/2 लेस देन 1 है। लेस देन 1 है, इसका क्या मतलब हुआ कि बाई रेशियो टेस्ट सीरीज कन्वर्जन। जी सीरीज ए एन आपका कन्वर्जेंट हो गया। और चूंकि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट हो गई, तो ए एन सिक्वेंस की लिमिट जीरो हो गई, और ए एन सिक्वेंस की लिमिट जीरो हो गई, तो यहाँ से ई की पावर जीरो प्लस जीरो अपॉन फोर, तो 1 प्लस जीरो अपॉन फोर, तो आंसर 1/4 ऐसे ही आ गया। यहाँ पे जो है कि एफ आपका जीरो टू इन्फिनिटी फंक्शन है, और ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इंक्रीजिंग भी है। एक तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल, कम से कम ट्वाइस डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, और इंक्रीजिंग है, जहाँ एफ जीरो जीरो भी हो रहा है। ओके, सपोज दैट फॉर एनी टी मोर देन इक्वल टू जीरो द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व वाई बराबर एफ एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो बिटवीन एक्स बराबर जीरो एंड एक्स बराबर टी इज दिस, देन एफ फोर इज इक्वल टू। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एफ एक्स ही निकालना है ना। ओके, तो जीरो से टी तो आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, कुछ दिन पहले कोई बच्चा पूछा भी था। तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला मुझे पता है कि 1 + एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर है ना, का रूट जो है। तो यही कहना चाह रहा, अगर मैं इसको लिख के देखूं तो कुछ ऐसा है कि रूट अंडर 1 + f डैश एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन है ना, एक्स बराबर जीरो से टी, एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर टी, तो जीरो से टी है, और ये है 2/3। सो 2/3 1 + t की पावर 3/2 - 1 है ना। ओके, तो अब क्या करना है, यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा, कैसे आएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ भी आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और यहाँ भी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, उससे सॉल्व करके देखो, तो यहाँ से आपको एफ एक्स निकल के आ जाएगा, या एटलीस्ट एफ टी आएगा। तो एफ टी आ गया तो एफ एक्स भी आ गया, ये है। और अगर एफ एक्स आ गया, एफ टी आ गया, तो उस केस में यू जस्ट पुट द वैल्यू 4, टी बराबर 4 रख दो, आपको एफ फोर ही तो चाहिए, तो 4 रख दो, सॉल्व करके देख लो, आ जाएगा। नहीं आएगा तो पूछो आज या अगले क्लास में। ये है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास 2013 का ही डाउट डिस्कशन होगा। आज मैं जस्ट हिंट दूंगा, आप सॉल्व कीजिए, और जो रह गया, हालांकि कई लोगों ने पहले ही सॉल्व कर ही रखे होंगे, तो देखिए अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। तो एफ आर स्क्वायर से आर में फंक्शन है, ये बता रखा है साइन 2 टाइम एक्स स्क्वायर। तो जैसे एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो होगा, तो आप 2 टाइम यहाँ कर देंगे डिनोमिनेटर में ना, तो ये 1 हो जाएगी। ओके, ई की पावर 3x साइन 4/y। ओके, तो ई की पावर 3x साइन 4/y, तो x टेंस टू जीरो है ही, साइन 4/y बाउंडेड फंक्शन है, तो x टाइम साइन 4/y जीरो पे चला जाएगा, तो ई की पावर जीरो 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो एट देन 1 हो जाएगी। तो मेरा अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ से नहीं। अच्छा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो करेंगे मैम,
तो अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो यहाँ 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ 2 बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा आएगा, तो 2 आएगा अल्फा की वैल्यू, चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। ये मैंने रफली मतलब मेंटली कैलकुलेशन की है, आप कैलकुलेशन करके देखिए लिख के, तो लिख के देखते हैं ना गलतियाँ कम होती है लिखने से ना, क्योंकि ये स्टेप दिखता है लिखने में। सर इस वाले में वाई बराबर एम एक्स से करेंगे? नहीं नहीं भैया, वो एम एक्स तब लेते हैं जब तुम्हें दिखाना हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो इसको तुम करोगे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। ओके ओके। हाँ, पोलर फॉर्म से क्या है, प्रूफ भी हो जाता है और अगर गलत है तो डिस्कार्ड भी हो जाता है, ये है। वाई बराबर एम एक्स क्या है, वो काउंटर एग्जाम्पल एक्चुअली, तो काउंटर एग्जाम्पल कह सकता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट वो कभी गारंटी नहीं देगा कि लिमिट एग्जिस्ट। वाई बराबर एम एक्स के अलॉन्ग अगर एग्जिस्ट कर भी गया ना, तो हो सकता है कोई दूसरा कर्व होगा वाई बराबर एम एक्स स्क्वायर जिसके अलॉन्ग एग्जिस्ट ना करे, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे। तो वो एग्जाम्पल तब लेते हैं जब मुझे किसी को दिखाना है गलत, फॉल्स, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जहाँ दिखाना वहाँ वाई बराबर एम एक्स लूंगा मैं। वाई बराबर एम एक्स प्रूफ नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कोई भी कर्व ले लो उसके अलॉन्ग एग्जिस्ट करेगी। y बराबर एम एक्स एक कर्व है, इसके जैसे ऐसे इन्फिनाइटली मेनी कर्व है, तो हर कर्व के अलॉन्ग अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये वैल्यू है। तो जब गलत दिखाना है तो एक कर्व के अलॉन्ग लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये है कॉन्टिन्यूस जीरो जीरो विद अल्फा इज इक्वल टू। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है ए कोई 3 क्रॉस 3 के रियल मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू 1 2 3 है, बी बराबर ए इनवर्स प्लस ए स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा ना आइगन वैल्यू, जैसे बी की आइगन वैल्यू, पहली आइगन वैल्यू आएगी 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 + 1 2 आ जाएगी। बी की पहली आइगन वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 2 स्क्वायर 4 + 1/2। बी की तीसरी आइगन वैल्यू आएगी 1/3 एंड प्लस 3 स्क्वायर 9 + 1/3। अब तीनों आइगन वैल्यू आ गई तो ऐड कर लो, ट्रेस आ जाएगा, इजी है ये सब, है ना। सर ये मल्टीप्लाई में होता तो भी ऐसे ही करते सेम? किसमें होता तो, जैसे बी इक्वल टू ए इनवर्स ए स्क्वायर टाइप इस टाइप का होता कुछ? हाँ हाँ कुछ भी फंक्शन ऑफ ए है ना, तो डायरेक्टली पुट कर दो आइगन वैल्यू को, तो उसके ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू बी में आ जाएगी डायरेक्टली यहाँ पे। ओके। क्योंकि ए सिर्फ है इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये कम्यूट कर रहा है एक दूसरे से। देन द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ देखो, x1 x2 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल विथ वेरिएंस 1, तो सबका वेरिएंस 1 है जी। तो एक काम करो यहाँ पे, इसका नाम y1 रख दो, x1 माइनस x2 का, x3 माइनस x4 का y2 रख दो, एंड सो ऑन, ये लास्ट वाला yn हो जाएगा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अप टू yn अपॉन रूट एन है। अब y1 जो मैं ले रहा हूँ x1 माइनस x2 को, तो इसका जो मीन होगा वो होगा 0, क्योंकि आईआईडी है। वेरिएंस होगा 1 + 1 2, ठीक। तो तो यहाँ लगाने हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उससे इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स बाई रूट टू समथिंग आएगा हाँ, मुझे क्योंकि लगता यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा y1 y2 है। y3 बना दिया ना मैंने, तो उस y है ना, ये समेसन yi है ऊपर एक्चुअली, तो समेसन yi का अगर तुम वेरिएंस निकालोगे ना तो 2n आएगा, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर जो टोटल है एस एन है ऊपर मान लो, तो एस एन का वेरिएंस 2n आएगा, तो 2 की कमी है, हाँ, तो 2 से डिवाइड, दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो एक्स बाई रूट टू मतलब आ जाएगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है मुझे, तो √2n स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ एक्स बाई रूट, हाँ ठीक है, एक्स बाई रूट टू आ जाएगा, ये डी वाला। यहाँ बोल रहा है कि x1 x2 x100 भी रैंडम सैंपल ऑफ साइज, अच्छा, फ्रॉम नॉर्मल 2,4 पॉपुलेशन। एक्स बार क्या है, पहले 91 99 का एवरेज है, मतलब क्या बोलते हैं उसे हम लोग, मीन है ना, सैंपल मीन। और एस स्क्वायर जो है पहले 99 रैंडम वेरिएबल का सैंपल वेरिएंस है। डब्ल्यू जो है आपका x100 माइनस 2/s है। x100 वो अगला वाला रैंडम वेरिएबल है, ये एक्स एस एस स्क्वायर या एक्स बार में 100 नहीं आया, x100, तो x100 माइनस इसका मीन 2/s कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस म्यू इसको तुम बनाओ नॉर्मल 0 1 न्यूमरेटर में, ठीक है। इसके x100 का वेरिएंस कितना है 4, तो 2 से डिवाइड करो, यहाँ s/2 आ जाएगा। यहाँ पे n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर बनाओ, तो न्यूमरेटर बन जाएगा नॉर्मल 0 1, डिनोमीटर बन जाएगा काई स्क्वायर, तो जाकर टी में आ जाएगा, ये या तो सी या डी आंसर होगा, देख लो, ठीक है। तो उससे बन जाएगा n-1 एस स्क्वायर है ना, काई स्क्वायर n-, काई स्क्वायर यहाँ पे 98 आएगा।
का स्क्वायर 98, तो ये आंसर इसका सी होगा, T98। यहाँ पे क्या है कि x1 x2 xn प्लस 1 बी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल μ1, x बार दे रखा है, अच्छा x बार पहले n का है, तो यहाँ बोल रहा है 1/2 x बार प्लस, देखो सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू दैट पैरामीटर म्यू, क्योंकि कंसिस्टेंसी ना एक इन क्या बोलते हैं उसे, एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी है। एसिम्प्टोटिक का मतलब है n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो ये सिंगल रैंडम वेरिएबल को हम प्रूफ अगर करने की कोशिश करें डेफिनेशन से भी, तो जैसे एक्स एन प्लस वन एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है, बोले अलग बात है एन आपको वहां दिख रहा है, बट ये एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है सैंपल का, सो दिस विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। हालांकि ये जो क्या है एक्स बार है, तो एक्स बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो ये एक्चुअली टी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर तो नहीं होगा ड्यू टू एक्स प्लस वन सिंगल है ना। और तो ये म्यू पे कन्वर्ज नहीं करेगा ना, वो कुछ और पे कर सकती है, ये μ/2 पे ये है ना, तो ये दिस विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। या दूसरा तरीका जो आप लोग जानते हैं, मीन 0 पे जाना चाहिए, वेरिएंस सॉरी मीन म्यू होना चाहिए टी का, वेरिएंस 0 होना चाहिए, देन वो हो जाएगा। और है ना कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ये इसका कन्वर्स भी ट्रू है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नॉट ऑलवेज। तो इसकी एक्सपेक्टेशन तो सेम ही आएगी ना इसके बराबर। हाँ तो ये अनबैस्ड है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ओके। वेरिएंस जीरो नहीं वेरिएंस आएगी, वेरिएंस जीरो नहीं आएगी, चेक करो, है ना। यहाँ जो है एक्स ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम पॉपुलेशन विद डेंसिटी दिस, तो यहाँ बस वही ट्रिक है थोड़ा सा कि एक्स नॉट है ना, म्यू बराबर लैम्डा 0 लैम्डा 1, बोल रहा है कि एच नॉट में आपका लैम्डा बराबर 2 है, H1 में लैम्डा बराबर 1 है, ठीक है। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा इज गिवन बाय रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन सी वेयर सी इज गिवन बाय सी, इनमें से क्या होगा। तो वही है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, आई थिंक 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है सॉरी। तो एक मिनट इसको ओके। अब ये 10th क्वेश्चन जो है, इसमें एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका डेंसिटी ये है 2 टाइम ये स्मॉल फाई एक्स पीडीएफ है नॉर्मल 01 का, और कैपिटल फाई एक्स सीडीएफ है नॉर्मल 01 का। ये जो मैं बता रहा हूँ ये नोटेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट पेज पे कि किस नोटेशन की मीनिंग क्या है। तो आपको बोल रहा है कि मीन के बारे में बताओ, तो यहाँ वही है एक्चुअली, एक ट्रिक ये होता है यहाँ पे, आप जब स्मॉल फाई को डिफरेंशिएट कर, कैपिटल फाई को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो स्मॉल फाई आएगा, ये तो ठीक है, लेकिन स्मॉल फाई को अगर खुद से डिफरेंशिएट कीजिए स्मॉल फाई को, तो ये क्या होता है एक्स टाइम खुद आ जाता है, ऐसा कुछ फाई डैश बराबर जो आएगा स्मॉल फाई डैश, वो एक्स टाइम आई थिंक खुद ही आ जाता है, एक्स टाइम या माइनस एक्स टाइम फाई एक्स ही आ जाता है। तो वो ट्रिक बाई पार्ट में यूज होता है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स टाइम दिस, तो उसको एक्स स्मॉल फाई एक्स को रिप्लेस करना है स्मॉल फाई डैश एक्स से। तो क्या बता रहा हूँ देखिए, इसका हिंट ये है इस क्वेश्चन में कि जैसे ये जो स्मॉल फाई एक्स लिखा है इसने, दिस इज नथिंग बट, हम लोग जानते हैं ना स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ क्या है, ये है, और एक्स आपका क्या है रियल नंबर, तो स्मॉल फाई डैश एक्स जो होगा 1/√2 पाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू माइनस एक्स, तो यही मैं कह रहा था माइनस एक्स टाइम ये स्मॉल फाई एक्स ही आ गया, तो ये जो स्मॉल फाई डैश एक्स है दैट इज दिस, एक तो ये हेल्पफुल है, और जो कैपिटल फाई डैश एक्स ये तो हम जानते हैं सी डी एफ का डेरिवेटिव पी डी एफ होता है, तो मे बी ये भी यूज़फुल हो बाई पार्ट में, तो ये दोनों आपको यूज़ करना है। तो जब आप मीन निकाल रहे होंगे ना इसका, ई एक्स लिख रहे होंगे आप, तो एक्स टाइम स्मॉल फाई एक्स
कैपिटल फाई एक्स डी एक्स, आई थिंक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यही है क्वेश्चन में। हाँ, 2 टाइम भी है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को हटा के आप लिख सकते हो स्मॉल फाई डैश एक्स कैपिटल फाई एक्स डी एक्स। अब इसमें आप बाई पार्ट लगाओ। एक दो और चीज़ नोट करने की ये है कि जैसे ये जो आपके पास है ना, तो ये जो आप नोट करोगे यहाँ से, ये जो आपका स्मॉल फाइव एट प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा, स्मॉल फाइव एट माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, ये बताइए। और कैपिटल फाइव एट प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा, और कैपिटल फाइव एट माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, चेक चेक करके बताओ मुझे आप। कैपिटल फाइव सर प्लस पे तो वो आएगा डेफिनेशन है 1 और यहाँ 0, माइनस है 0। ना। स्मॉल फाइव का बताओ, पुट कर लो सीधा से, देख लिखा है मैंने स्मॉल फाइव क्या है, देखो वहाँ लिखा तो है। सो पुट कर लो एक्स को प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। 0 ही आएगा सर। जी, दोनों 0 आएगा, तो ये भी यूज़ करेगा जब बाद में लिमिट लगाओगे ना, तो यूज़ करेगा। बाद में क्या हो जाएगा ये, कि ये जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आई थिंक, पता नहीं पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। और एक और ट्रिक ये होता है, मतलब एक ट्रिक क्या होता है, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि जी एक्स मोर देन इक्वल टू 0 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स जो होगी वो भी मोर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जी एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0, देन जी एक्स का इंटीग्रेशन ए टू बी मोर देन इक्वल टू 0 आएगा। सर ए भी चाहे कुछ भी हो इसमें। हाँ, ये भी चाहे कुछ भी हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है। जी एक्स पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, इसका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा एक्स एक्सेस के ऊपर रहेगा, तो हमेशा एक्स एक्सेस के ऊपर है ना, तो तुम इंटीग्रेट करो तो इसके नीचे का एरिया निकाल रहे हो एवब एक्स एक्सेस, तो एरिया नेगेटिव थोड़ी आएगी, इसीलिए। तो नेक्स्ट जो है, अच्छा, तो मुझे लग रहा ऑब्जेक्टिव इतना ही था, तो इसमें 10 ऑब्जेक्टिव थे, बाकी सब्जेक्टिव होंगे एक्चुअली। अब जैसे ये आ गया कि एक्स का पीडीएफ दे दिया, एक गामा है, वन वेरिएबल का गामा, मतलब इसको 2 वेरिएबल लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, गामा अल्फा बीटा की जगह 1 हो गया, है ना, तो गामा अल्फा कॉमा 1 हो गया, ठीक है। तो वेरिएंस 1/x डेफिनेशन से कर लो, हो जाएगा मुझे लगता है। मल्टीप्लाई एक्स ही करके हो जाएगा हाँ, सर। 1/x टाइम, और मतलब जैसे भी समझ आ रहा है, वेरिएंस का डेफिनेशन यूज़ करो, फिर ई एक्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, मतलब ई 1/x निकालने की जरूरत पड़ेगी, ई 1/x स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ेगी, हो जाएगा उससे। यहाँ ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, तो ज्वाइंट पीडीएफ का डेफिनेशन लगाओ, सपोर्ट पे इसको इंटीग्रेट करो तो सी आ जाएगा। सी आ गया, सी ही पूछ रहा है। यहाँ आपको दे रखा है एक टेस्टिंग है कि साइज दे रखा है 0.19, नहीं नहीं साइज नहीं, हाँ साइज ये है, तो पावर पूछ रहा है, पावर क्या होगा। और ये एच नॉट वर्सेस एच वन है, तो क्या करना है, एल एच नॉट अपॉन एल एच वन, सिंगल रैंडम वेरिएबल है, तो पीडीएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन है, तो इस सर एच पहले नॉट, जब इतना स्पेस दिया जाता है सर, इतना स्पेस में हो जाता नहीं होगा। नहीं, ये सिर्फ आंसर लिखना था इसमें, ओनली आंसर सबमिट करने थे इसमें, रफ के लिए अलग पेज मिला होगा उस ईयर में, उस ईयर में ये था, बस इसमें आंसर्स लिखने, इसका फाइनल आंसर क्या है। या वहाँ पे पेज दिया होगा अलग से पेज, ये चूंकि बाद में बनाया होगा तो इन्होंने इतना स्पेस दिया, जस्ट वहाँ पे दिया होगा अलग से सीट डिटेल सॉल्यूशन के लिए, यहाँ बस फाइनल आंसर लिखना है, और डिटेल सॉल्यूशन के लिए अलग सीट मिला होगा। तो ये है, अब बस इसको है ना, ठीक है, क्योंकि जहाँ प्रूफ दैट होगा तो वहाँ ऐसा नहीं देगा, क्योंकि इसका कुछ आंसर आएगा, इसलिए स्पेस दिया है कि आंसर लिखो तुम्हारा क्या है फाइनल। तो पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज दिस इज, तो सिंपल है, एच एल एच नॉट, इस पीडीएफ को इस पीडीएफ डिवाइड करो, लेस देन के करो, क्रिटिकल रीजन आ गया, इस अल्फा को यूज करके के निकाल लो, हो जाएगा। यहाँ पे बल्ब प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री एफ ना, इन मंथ्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, a firm randomly produces 40% of its required bulbs from F1, 30% from F2 and 30% from F3. Randomly selected bulb from the firm is found to be working after 27 month. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट वाज प्रोड्यूस, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सॉल्व करो, हो जाएगा, बेस थ्योरम का है। यहाँ पे आपके पास x1 x2 ये पीडीएफ दे रखा है, म्यू के टर्म में शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल 1 है, तो यहाँ से सिंपली आप फाइंड करोगे तो ये कोई दिक्कत नहीं, तो कॉन्फिडेंस लेवल का है, तो प्रोबेबिलिटी म्यू मोर देन दिस टू, अब इसको बस
थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने हैं, उससे आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं x माइनस म्यू का नाम y रख दूं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 1, तो उससे आ जाएगा। 10% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव, कि 10% जो है बोल्ट जो प्रोड्यूस हुए हैं फैक्ट्री में डिफेक्टिव है। एंड दे आर रैंडमली पिक्ड पैक्ड सॉरी इन अ बॉक्सेस सच दैट ईच बॉक्स कंटेन 3 बोल्ट्स। तो 10% बोल्ट जो है वो डिफेक्टिव होता है, मतलब 90% अच्छे होते हैं। अब रैंडमली क्या कर रहे हैं आप, पैक कर रहे हैं उसको इस तरीके से कि हर बॉक्स में 3 बोल्ट हैं, ठीक है। 4 of these boxes are bought by the customer, then the probability that the boxes that this customer bought have no defective bolt in them is equal. Oh, the boxes that the customer bought have no defective bolt in them. तो बोल्ट को डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, डिफेक्टिव नहीं होने की 90% है। अब रैंडमली पैक्ड जो है बॉक्स उस तरह से, एक बॉक्स में 3 बोल्ट है और 4 बॉक्स खरीदा किसी कस्टमर ने, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बॉक्स खरीदा है कस्टमर ने उसमें कोई डिफेक्टिव बोल्ट नहीं होगा। देखो पहले तो ये निकाल लो कि एक बॉक्स में एक भी डिफेक्टिव होने की ना क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब पहले एक बॉक्स में 0 डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बाइनोमियल से आ जाएगा। फिर 4 बॉक्स खरीदा और उन चारों बॉक्स में एक भी डिफेक्टिव नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड पावर 4 कर दो, उस तरह से हो जाएगा मुझे लग रहा है। दिस कस्टमर बोल्ट हैव नो डिफेक्टिव बोल्ट इन देम, तो चारों में से किसी में डिफेक्टिव नहीं थी। एक बल्ब वो एक तो बॉक्स का निकाल लो कि एक बॉक्स में 0 डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और यही चीज़ दूसरे तीसरे चौथे की होगी, तो इंटू मुझे लगता है कि है ना 4 है ना, तो इंटू होगा एक्चुअली, तो मतलब इंटू इन द सेंस कि फर्स्ट बॉक्स इंटू सेकेंड बॉक्स की प्रोबेबिलिटी इंटू थर्ड इंटू फोर्थ, तो ऐसे पावर 4 हो जाएगा। सॉल्व करके देखो, नहीं तो बताना मुझे, नहीं हो तो। एफ एक्स एक्स स्क्वायर है जब एक्स रैशनल है, एफ एक्स एक्स अल्फा एक्स प्लस बीटा है जब एक्स इरेशनल है। तो बोल रहा है कि अल्फा बीटा रियल होता है अगर डिफरेंशियल, देखो पहले बात डिफरेंशियल थे, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और ये कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट ये दोनों इक्वेट कर दोगे तुम, यही होता है ना, क्या करते हैं वैल्यू इक्वेट कर दो दोनों को। किस पॉइंट पे दोनों, अच्छा 1 पे बात कर रहा है ना, ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है 1 पे, मतलब 1 पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो 1 पे वैल्यू इसकी 1 है, यहाँ 1 रख दो, अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, पहली बात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस था। अब डिफरेंशिएबल भी है 1 पे, तो एफ डैश एक्स निकाल लो 1 पे, है ना, तो डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो नो प्रॉब्लम। अगर डिफरेंशिएबल है 1 पे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी 1 पे, तो 1 के नेबरहुड में इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 1 के नेबरहुड में इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, अल्फा आ जाएगा, अल्फा 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 बराबर 2, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना पड़ेगा, तो अल्फा बराबर 2 आ जाएगी, अल्फा 2 आ गई, अल्फा प्लस बीटा 1 था, तो बीटा बराबर -1 आ गया, पुट कर लो आ जाएगा। अब यहाँ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट मॉड एन इज लेस देन रूट एन, ओके, चाहे एन कुछ भी ले लो, देन पूछ रहा है लिमिट ई की पावर एन बाई एन प्लस रूट एन साइन टू दिस, ओके, तो इसको चलो 1 बना देंगे, अब रूट एन को नीचे बुला के √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तुम्हारा ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना, तो साइन √2 बाई एन अपॉन √2 बाई एन कर दोगे तो ये कट जाएगा, बस तुम्हें ज़रूरत क्या है यहाँ पे, इसको √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने की, हाँ, तो इसका आंसर तो √2 आ जाएगा फाइनली, आई थिंक, है ना, फाइनली √2 आ जाएगा। और इसका बचा बस, तो एन बाई एन क्या, तो कोई एग्जाम्पल ले लो, है ना, कि एन लेस देन रूट एन, से चलो रूट एन ही ले लो, तो एन अपॉन रूट एन अपॉन एन कितना आ जाएगा, क्योंकि इसका रेस, 1/√। एक काम करो तुम, क्या करो इसको एन से डिवाइड कर देते हैं, है ना, ये सैंडविच थ्योरम से एक्चुअली एन की लिमिट 0 हो जाएगी, एन अपॉन एन की लिमिट 0 हो जाएगी, तुम यहीं इसी इनइक्वालिटी में एन से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो क्या होगा, मॉड एन अपॉन एन लेस देन इक्वल टू 1/√n,
तो खोल दो इसको, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी लगाओ, तो मोर देन जीरो माइनस एन अपॉन एन की लिमिट जीरो हो जाएगी। ओके, एन अपॉन एन की लिमिट जीरो हो जाएगी। तुम एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, क्योंकि इन जनरल होल्ड करेगा, चाहे एन कुछ भी हो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ये वन ई की पावर वन प्लस यहाँ से आ जाएगा रूट टू, आई थिंक तो ऐसा कुछ ई की पावर वन प्लस रूट टू आना चाहिए, देख लो। ये मैं कैलकुलेशन मेंटली कर रहा हूँ, कुछ गलती हो सकती है, चेक कर लेना। कंसिडर द लीनियर सिस्टम आपको दे रखा है, अब बोल रहा है कि लीनियर सिस्टम है और अननोन्स आपके पास एक्स वाई जेड है। इफ द एबव सिस्टम ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन है इसके पास, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस गामा, तो दिस हैज अ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये हो गया हाँ 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 कंसिस्टेंट हो जाएगा ये तो। हाँ कंसिस्टेंट है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, तो उससे भी आ जाएगा। ये जो कॉलम वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉलम वेक्टर्स हो जाएगा, तो वहां से आ जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, रैंक से कर लो, रैंक से भी कर सकते हो, रैंक इक्वेट कर दो, ए का रैंक इक्वल रहेगा ए ऑगमेंटेड बी से हमेशा, तो देखो अल्फा का गामा कुछ आ जाएगा यूनिकली। यहाँ पर अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन अब सिलेबस में है नहीं, तो इसको हटा दो। 21 में है, ये दे रखा है, कह रहा है पी की आइगन वैल्यू 0 और 3 है, पी के पास जो आइगन वैल्यू है वो 0 और 3 है। ओके, देन द वैल्यू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पेयर अल्फा बीटा। तो p की आइगन वैल्यू 0 एंड 3 है, तो इसका मतलब ये तो p का डिटर्मिनेंट पक्का 0 है ना। तो p का यस सर डिटर्मिनेंट पक्का। 0 कर दो, क्योंकि ये आइगन 0 है, तो डिटर्मिनेंट 0 है। अच्छा, और चूंकि डिटर्मिनेंट 0 है तो इसकी गारंटी है कि इसका रैंक लेस देन 3 होगा। 3 होगा। हम्म, तो टू क्रॉस टू का कोई भी ब्लॉक लोगे, अच्छा ओके फिर तो नहीं, डिटर्मिनेंट 0 करके एक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन कहाँ से आएगी, दो अननोन है ना, दूसरी सर कहाँ से। दूसरी ट्रेस से निकाल लेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन बराबर 0 + 3 करके। हाँ उससे भी कर सकते हो, यस। देखो, हाँ मतलब डिटर्मिनेंट बराबर 0 कर दो, और एक बार ट्रेस ट्रेस ले बराबर लो। लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, तो हाँ तो लैम्डा वो आ थ्री जाएगा ठीक है सर, ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस वन बराबर 3। थ्री कैसे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से 2। कैसे। सर ये 0 3 आइगन वैल्यू दे रखी है एक। अरे इसके पास कितने आइगन वैल्यू होगी, 3 होंगी सर। तीसरा क्या है। दो तो दे रखे हैं ना, तो सर ट्रेस से निकालेंगे ना, एक डिटरमिनेंट से निकालेंगे तो उससे निकालेंगे ना वैल्यू कैसे अल्फा निकलेंगे, बीटा वही का। तो तुम बोला कि तुम बता रहे हो कि ट्रेस बराबर थ्री हो गया, थ्री कैसे हो गया, हाउ डू यू नो ट्रेस इज थ्री। हाँ सर नहीं, गारंटी नहीं तीसरा है तो इसकी। तीसरा तो पता ही नहीं तुम्हें तीसरा क्या है, तो जब तक तीसरी आइगन वैल्यू नहीं पता है तुम कैसे बताओगे ट्रेस क्या है। ये दो आइगन वैल्यू दे रखी है तुम्हें, ओके ओके। हाँ यू जस्ट हैव टू आइगन, थर्ड तुम्हें पहले ढूंढना पड़ेगा तीसरा क्या है, ठीक है। तो तीसरा आइगन वैल्यू तुम ढूंढो और तीनों आइगन वैल्यू दिख गया तो इजीली आ जाएगा। तो पहले बात मुझे लग रहा है डिटर्मिनेंट को जीरो पुट करो, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, वहां से आ जाएगी। और डिटर्मिनेंट जस्ट इतना हमने देखा कि आइगन वैल्यू जीरो है, इसलिए डिटर्मिनेंट पुट कर दिया, दूसरी आ जाएगी यहाँ से, ए भी बराबर लैम्डा भी है ना, तो ए भी बराबर थ्री भी, वहां से भी आ जाएगा। क्योंकि देखो एक तरीका ये है कि पी मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स पी को मैं ए मैट्रिक्स बोल देता हूँ, तो ए भी बराबर जीरो भी, एक इक्वेशन वहां से बन जाएगी, और ए भी बराबर थ्री भी, दूसरी इक्वेशन वहां से बनेगी। अच्छा इस तरीके से, और क्या तरीका हो सकता है इसका। सर आइगन वैल्यूज निकाल के उसको मतलब आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो अल्फा बीटा में जो आइगन वैल्यूज आएगा उसको सर मतलब डिटरमिनेंट इक्वल टू मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब करके उसको उसकी सम अप करके कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो, पहले तो मुझे लग रहा है कि एक से वैल्यू अल्फा बीटा की डिटर्मिनेंट जीरो पुट करने से एक इक्वेशन आएगी, क्या आएगी वो देख लो। तुम चाहो तो रैंक का भी हेल्प ले सकते हो, है ना। इसका रैंक तुम्हें क्या करना है,
हाँ, एक वो भी काम कर सकते हो कि लाइक इसका रैंक, अच्छा रैंक तो हमने डिटर्मिनेंट 0 करने का मतलब वही कर रहे हो तुम कि रैंक लेस देन 3 है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, वो इसका वैल्यू यूज़ करो, आइगन वैल्यू दे रखा है 0 और 3 है, तो वही ए भी बराबर लैम्डा भी, तो लैम्डा की जगह एक बार 0 रखो, एक बार 3 रखो, तो वहाँ से तुम्हें उससे कुछ रिलेशन आ, नहीं तो प्रॉपर आइगन वैल्यू निकालना चाहो तो पी की आइगन वैल्यू निकालो, फिर उसको देखो 3 क्या-क्या आता है। तो उससे पहले है कि डिटरमिनेंट 0 करके तुम अल्फा बीटा को सिंप्लीफाई कर लो। सॉल्व करके देखो, नहीं तो बताओ फिर क्या होता है, वो है फिर आगे हम ट्राई करते हैं। बहुत सारे अप्रोच हैं, आपको सॉल्व अपने तरीके से करना है पहले। ये क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है 0 1 से r में कॉन्टिन्यूअस है, 0 1 में डिफरेंशिएबल है, 0 1 f 0 1 है और f, अब देखो ये थोड़ा हिंट दे रहा है तुम्हें ये कि एक ऐसा फंक्शन अज्यूम करो तुम, अब ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो ये है इसका मतलब, ये मैं एक जी एक्स फंक्शन लूंगा एफ एक्स का होल क्यूब प्लस 2 f(x), एक नया फंक्शन बनाओ जी एक्स, और जिसको, ठीक है ना, हाँ जी एक्स बराबर रखो एफ एक्स होल क्यूब प्लस 2 f(x), अब उस जी एक्स पे अप्लाई करो तुम मीन वैल्यू थ्योरम लगा लो, हाँ 0 1 में, तो इससे डायरेक्टली ये आ जाएगा, चेक करो मीन वैल्यू थ्योरम लगा लेना, आ जाएगा डायरेक्टली जी एक्स पे। यहाँ बोल रहा है एन कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है इस तरीके से कि समेशन एन कन्वर्ज कर रहा है एब्सोल्युटली। देखो अब चूंकि वहाँ पे प्रूफ करना था तो प्रूफ भी किया जा सकता है, बहुत सारे अप्रोच हैं, नहीं तो तुम एग्जांपल लेके भी वेरीफाई कर सकते हो, एग्जाम अगर ट्रू फॉल्स है तो प्रूफ करना चाहो प्रूफ भी कर सकते हो कि सीरीज ए एन कन्वर्ज कर रही है, तो प्रूफ करो कि सीरीज ये भी कन्वर्ज करेगी, इसके लिए बहुत सारे लॉजिक्स हैं, या तो लॉग का एक्सपेंशन लिख लो, मतलब तुम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज कर लो, सिंपल तुम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज कर, इसका मान लो समेशन बी एन है, मान लो ये, तो समेशन बी एन है ना, तो बी एन अपॉन ए एन की लिमिट निकालो, क्योंकि ए एन तो कन्वर्ज करे एब्सोल्युटली, तो ए एन की लिमिट 0 इसकी गारंटी है मुझे, तो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी जो लिमिट होती है ना, ये तो इजी है एक्चुअली, ठीक है ना, लिमिट कंपैरिजन लगाओ, इजी है कि ये बी एन ले लो और बी एन अपॉन ए एन की लिमिट निकालो एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तुम्हारी पता क्या आएगी, वहां से 0 आ जाएगी, चूंकि ए एन कन्वर्ज करे तो इसलिए ये भी कन्वर्ज करेगी बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, यूज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये जो फंक्शन है आपका, ये देखो डोमेन फिक्स कर रखा है, ये देखिए आप यहाँ पे, तो इस डोमेन पे काम करना पड़ेगा आपको, तो पहले तो इन जनरल क्रिटिकल पॉइंट निकालो, देखो क्या आता है, वो इस डोमेन के अंदर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो उसको इग्नोर करो। उसके बाद उसके बाद क्या है, फिर बाउंड्री पे निकाल लो, बाउंड्री क्या है, y बराबर x, तो y बराबर x रख के बाउंड्री पे निकाल लो, फिर देखो इसमें आना चाहिए, उसके बाद उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। यहाँ जो वैल्यू है कि एक्स वाई जेड भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्टिव एमजीएफ, तो ये एम एक्स टी किसका है, ये एक्सपोनेंशियल 1, एक्सपोनेंशियल 1, का स्क्वायर, हाँ एक्सपोनेंशियल 1 ये किसका है, सर उसका होगा नॉर्मल, नॉर्मल ये गामा 1, नॉर्मल 0 1, नॉर्मल 0 कॉमा नॉर्मल 0 1 हो गया, जेड भी नॉर्मल 0 1 है, और ये एक्चुअली 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा गामा 1 कॉमा 1 है, एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो y बराबर देखो सिंपल है, जेड स्क्वायर काई स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर काई स्क्वायर 1, 2x जो हो जाएगा ना यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल 1 का ट्वाइस करोगे तो एक्सपोनेंशियल 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो का x, स्क्वायर 1 हो हाँ जाएगा, तो काई स्क्वायर नहीं 1 नहीं 2 हो जाएगा ना, 2 का इसका 2 स्क्वायर 2 सर, जी एक्सपोनेंशियल 1/2 इज काई स्क्वायर 2, तो काई स्क्वायर 2 प्लस काई स्क्वायर 1 प्लस काई स्क्वायर 1 कितना हो गया, काई स्क्वायर 4, और काई स्क्वायर 4 का पीडीएफ लिख लो, काई स्क्वायर एन में एन को 4 रख दो, तो पीडीएफ आ जाएगी डब्ल्यू की पीडीएफ आ गई, तो 2 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन कर लो, उसका आ जाएगा आंसर। एक वो और बताया था सर, कोई √2x पता नहीं y इक्वल टू √2x फॉलो करता है, कुछ ऐसे मुझे याद नहीं, एक्सपोनेंशियल में था सर वो नॉर्मल मुझे नहीं नहीं यहाँ उसकी कोई जरूरत थोड़ी है, क्या तुम √2 कहाँ पहुंच नहीं, गए, हाँ नहीं सर मैं इसकी नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ ये हाँ तो मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब आपने कुछ दिन पहले बताया था कि मतलब डायरेक्ट अच्छा, के
रूट वाई इक्वल टू रूट टू एक्स, वो कुछ फॉलो करेगा, काई स्क्वायर फॉलो कर रहा था आई थिंक क्या। हाँ, उस तरह से कुछ आया होगा रिजल्ट, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि राम रोल्स अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, इफ द सम ऑफ द नंबर सोन ऑन द अपर फेस आर 5 6 दिस देन राम विन्स अ गोल्ड कॉइन। तो गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, यहीं से आ जाएगी कि उसने पेयर ऑफ डाइस को रोल किया है। तो देख लो ये सम कब आ सकता है। फिर अगर ये नहीं आया तो पेयर ऑफ डाइस रोल कर रहा है फिर से और विन करता है सिल्वर कॉइन। अगर सम ऑफ द नंबर जो अपर फेस पे आया था सेकेंड थ्रो में वो सेम ही है देन द सम ऑफ नंबर इन द फर्स्ट थ्रो, तो पहले थ्रो पे जो आया था वही नंबर अगर सेकेंड थ्रो पे भी आता है तो वो है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस अ गोल्ड और सिल्वर कॉइन, निकालो प्रोबेबिलिटी, अलग अलग हो जाएगा। ट्राई करके देखो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछो फिर। यहाँ बोल रहा है कि एक्साइज जो है यूनिफॉर्म थीटा टू थीटा से है, तो ठीक है ना, यहाँ से लिख लोगे लाइक्लीहुड फंक्शन। तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर सिंपल है, ई एक्स बराबर एक्स बार एम एल ई। मॉक टेस्ट में आया था सर क्वेश्चन सेम, हाँ, मॉक टेस्ट में आया था यही अच्छा क्वेश्चन। ओके, फिर तो हम उठा लिया होगा इसको तो जो एम एल ई है, तो एम एल ई जो है वो निकालो, हो जाएगा फिर बायस। हाँ, इसी पर लिख दिया था, ये सब लिख दिया था उसको आंसर। अब ये पेयर ऑफ आपको सीक्वेंस ऑफ आईआईडी बाई वेरिएट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, ई एक्स 175 है, ई वाई 120, सारा डेटा दे रखा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आई प्लस वाई आई को जेड आई मान लो या यू मान लो, यू आई, तो यू बार दे ही रखा है, तो बस आपको क्या करना है, एक्स आई प्लस वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो इसका मीन निकाल लो, मीन हो जाएगा 100, वेरिएंस निकाल लो 36 प्लस 16 प्लस 2 टाइम को वेरियंस, ये को रिलेशन दिया, ध्यान दो, तो को रिलेशन से कोवेरियंस आ जाएगा, कोवेरियंस से इसका वेरियंस आ गया एक्स प्लस वाई का, बस इसमें वो लगा लो, फाइंड द मिनिमम एन सच दैट दिस इज दिस तो आ जाएगा ये, नॉर्मल यस है ना, सर। आ जाएगा सिंपली है। 29 है कि ज्वाइंट पीडीएफ आपको दे रखा है एक्स वाई का, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एक्स, तो एक्स का मार्जिनल पूछ रहा है, तो इसका ग्राफ बनाओ सपोर्ट का, फिर वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो इसी ज्वाइंट पीडीएफ को, तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे एक्स का मार्जिनल आ गया, जब एक्स का मार्जिनल आ गया तो कंडीशनल भी आ जाएगा, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ एक्स, उससे आ जाएगा। सर जब जॉइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ एक्स लिखते हैं तो उसका सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट फिर वो जो ज्वाइंट में था वो यूज होगा। सेम सेम सपोर्ट होता है सर? जी जी। ओके। हालांकि सपोर्ट यहाँ वाई का यूज आएगा, लेकिन वो एक्स भी इन्वॉल्व रहेगा क्योंकि एक्स गिवन है ना, तो एक्स इन्वॉल्व रहेगा। ये सी डी एफ दे दिया तुम्हें, पूछ रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, तो आपको पता है कि सी डी एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस ई की पावर -1, यहाँ 1, यहाँ 2 रखोगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस, तो सी की वैल्यू 1 माइनस ई की पावर -1 से 1 माइनस ई की पावर -2 तक होगी, पहला का ये आंसर आ गया। अब बोल रहा है अगर ऐसा है तो बस सी डी एफ एट 2.5 माइनस सी डी एफ एट 0.5, इसे निकाल लो, फिर ये आंसर सी के टर्म में ही आ सकता है इसका, तो सी के टर्म में ही आंसर आप लिख सकते हो। खत्म हो गया क्या? यस सर, पहले 35 या 30 क्वेश्चन होते थे उनमें। हाँ, तो इसमें 2013 में क्या हुआ था कि पहले 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए थे, देखो यहाँ लिख दिया है, और अगले 11 से लेके 30 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, है ना। तो जैसे अब जो फिल इन द ब्लैक्स पार्ट था वो चेक होगा, फिर मार्क्स है ना जो भी आया होगा टोटल हो जाएगा इसमें, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे उसका समरी आ गया कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में कितने मार्क्स आए बच्चे के, उसमें कितने आए, टोटल कितने आए, फिर ये करके फिर रिजल्ट आता था, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव एग्जाम था। ठीक है ना, तो हमने एक बार जस्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, है ना। अब आपका काम है कि इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर ही लिया है बहुत लोगों ने ऑलरेडी, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेना अच्छे से लिख के, है ना। फिर डाउट कोई रह जाए तो नेक्स्ट क्लास में पूछो, नहीं तो 2012 का डिस्कशन होगा, कल क्लास होगी फिर से। कल मैं बैंगलोर में रहूंगा, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, तो फिर भी कल क्लास में, कल मेरी दिन की फ्लाइट है तो मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा, तो वहां से क्लास होगी, ठीक है। तो कल हो सकता है 2000 अरे क्या भूल गया ये,
ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये स्टॉप करता हूँ। अगर कुछ किसी को डाउट है तो बताओ, डाउट डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि मुझे लगा टाइम लगेगा, बट ठीक है, हो गया तो यहीं स्टॉप करते हैं ना। तो अगले क्लास में मिलेंगे कल। अरे हाँ, एक क्वेश्चन था जो मैं बता रहा था आपको, उसका आंसर मैच नहीं कर बताओ। रहा। एक मिनट सर, मैं भेज रहा हूँ। अच्छा, ग्रुप में जो भेजा है वो? यस सर, क्लियर दिख रहा है सर? हाँ, दिख तो रहा है, लेकिन इसमें देखना है मैं कि दोबारा सेंड कर दूंगा अभी। नहीं नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई लेस मोर देन 1। तो हमने कहा था ज्वाइंट इसका 1 है, डी वाई डी एक्स जो लिखना है, या डी एक्स डी वाई, है ना। तो ग्राफ से देख लेते हैं। तो 0 1, ये 1। ग्राफ बना के किया था लेकिन मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, तो मैं इसलिए कंफर्म करना चाह रहा था रुक कि जा, देख लेता डिफरेंस। हूँ। तो क्या किया था मैंने यहाँ पे कि मैंने बनाए थे एक्स स्क्वायर माइनस, इसे ग्राफ बनाना ना, एक्स स्क्वायर बराबर या वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक पैराबोला बनेगा, ये ये वाई पर माइनस जा एक्स रहा स्क्वायर है। है। तो नहीं सर, एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ अरे भाई, यही तो है वाई ना। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर है ना, ये वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है, ग्राफ है ये तो। चेक करो, तो वाई बराबर ये तो आ जाएगा इसका ग्राफ। सर, वो सब किया था पूरा ग्राफ बना के, हाँ लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मेरा आंसर सही है या ये सही है हाँ, तो बस। मैं वो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा आंसर कंफर्म कैसे सही है गलत है। तो यही तो आएगा, क्योंकि ये 0 0 है, ये 1 0 है, तो x1 y0 रखो, x1 y0 हो जाएगा, सही बात। ये 0 1 है, x0 रखो, y1 हो जाएगा, सही बात है, यही ग्राफ है। अब ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई मोर देन 1 है, तो 0 0 रख के देखते हैं। 0 0 रखेंगे यहाँ पे, 0 + 0 मोर देन 1, नो। तो ये वाला रीजन है तुम्हारा। अब इस पे इंटीग्रेट कर देता हूँ, देखो। तो पहले y की लिमिट लो, y बराबर यहाँ से स्टार्ट मुझे होगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, अरे अब बोलना चाहिए ना, वो स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रखा है मैंने शायद। मुझे लगा सर आप वैसे ही बता रहे हो। मैं लिख रहा था। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट दिख रहा अब। दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। हाँ, ये है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये हम्म, ग्राफ है तुम्हारा, ये ग्राफ बनाया मैंने, ये है। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो ये क्या है, y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से y बराबर 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 है, और x की वैल्यू क्या है, ये कहाँ तक जा रही है, 0 से 1। 0 से 1 तक। तो इसको 0 से 1, 1 माइनस 1 माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर ही बचेगा, ये तो सिर्फ एक्स स्क्वायर, अब डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का तो ये 1/3 आ गया। क्या है आंसर? सर, इसमें 0.25 दिखा रहा है, मेरा अरे जीरो नहीं पॉइंट थ्री भाई, थ्री आ रहा देखो, तुम समझे नहीं। वो जो तुम देख रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। 0.33 है ना आंसर, तो वहां ऐसा लिखा हुआ है 0.25 से 0.35, तो वहां सिर्फ तुम्हें लोअर लिमिट उसका दिख रहा है, ठीक है, वो सही है। तुम्हें वहां, तुमने चूंकि अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, इसलिए तुम्हें वैसा दिख रहा है। अगर तुम एग्जाम में अटेम्प्ट किए होगे, तुम्हारा सही आएगा। वो है। एक्चुअली ओके। लिमिट है, 0.25 से 0.35 का इंटरवल है, जो लोअर लिमिट वहां सिर्फ आ रहा है प्रिंट होके, वो लोअर लिमिट है। हर क्वेश्चन वैसे तुम्हें गलत दिखेगा आंसर, क्योंकि वो लोअर लिमिट है। जैसे एग्जाम में रहता है ना बाउंड, उसमें वो थोड़ा करेक्ट करना ओके पड़ेगा ओके, हमें। हाँ हाँ, इससे पहले वाले में थे कि इतने हाँ, से हर इतने क्वेश्चन में बीच में। तुम्हें न्यूमेरिकल आंसर टाइम में तुम्हें गलत दिखेगा, क्योंकि वो ये लोअर बाउंड है, ये ऐसा इसका आंसर है। तो यहाँ जितने भी सर होंगे उसमें लोअर हाँ, बाउंड लिखी हुई सब में होगी। वो लोअर बाउंड है, हाँ। 0.25, 0.35 वो लोअर बाउंड जो दिख रहा है तुम्हें, अगर इंटीजर टाइप है तो इंटीजर है, अदरवाइज वो लोअर बाउंड है।
ओके सर, ऐसे ही मैं सोच रहा था, मैं इतने सारे आंसरों को मैच क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके है ना, ठीक है ना, चलो तो थैंक यू सर। सर सर आपने जो क्वेश्चन बताया था अभी वो जिसमें हमें दोनों के आप ये वही मार्जिनल वाला जो था ये सर जी जी सर एक बार और बता दीजिए, उसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब हमें वाई की लेनी है, कब एक्स को कंसीडर करके लेनी है। मैं दोबारा भेज देता हूँ वो क्वेश्चन। जी, मुझे वो क्वेश्चन याद है। आप ये जो बोला 2a वाला था, एफ एक्स वाई बराबर हाँ 2, हाँ क्या है सपोर्ट? 0 फिर एक्स फिर वाई एंड 1। आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? सर इसमें हमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमें इसमें लिमिट कौन सी कब लेनी है। नहीं, कब क्या लेनी है? आपको एक्स का मार्जिनल निकालने हैं, तो मार्जिनल हाँ कैसे निकालते हो आप? सर मार्जिन निकालने के लिए जैसे एक्स का निकालना है तो वाई के रेस्पेक्ट में वाई की वैल्यूज पे इंटीग्रेट। हाँ, तो वाई की लिमिट क्या लोगे अब? 0 से 1। नहीं, यहाँ होगा एक्स से 1। ओके क्यों? क्योंकि मुझे एक्स का वो निकालना है, तो आंसर एक्स के फंक्शन ऑफ एक्स आएगा ना ये। हाँ आंसर एक्स के टर्म में आएगा। आपको वैसे ना दिखता है लिमिट से, तो आप ग्राफ बना लो, ग्राफ बना के आपको दिखेगा इजीली। तो ये y बराबर x है, अब इसका ग्राफ बना लिया करो सपोर्ट का। तो x लेस देन y है, ये वाला रीजन है आपका। अब यहाँ आप खुद से पूछना कि अब इसमें एक स्ट्रिप बना लिया करो ये, और पूछो कि y की लिमिट क्या है। तो y कहाँ से स्टार्ट हुआ है? y अच्छा बराबर x से और y एक्स बराबर से 1 तक। जी, तो ग्राफ बना लोगे दिखेगा आपको इजीली, वैसे नहीं दिखेगा। तो ग्राफ बना लिया करो आप, तो ये दिख गया y बराबर x से, ये रीजन y बराबर 1 तक है। तो यहाँ से आंसर आ गया 2 टाइम 1 माइनस एक्स। और अब देखो ओ, ध्यान से, अब मैं जब लिख रहा हूँ पीडीएफ ऑफ x इज 2 टाइम 1 माइनस एक्स, तो अब यहाँ पे मुझे जानना है कि x का सपोर्ट क्या है। हाँ तो यहाँ सपोर्ट 0 से 1 होगा, यहाँ y नहीं 0 आएगा, से है ओके, ना। क्योंकि हमें हमारा वो मार्जिनल आ गया तो उसमें सपोर्ट हम उसी का ही कंसीडर करेंगे बस। यस, तो यहाँ x की मार्जिन ओके जो है एक इसका प्रोजेक्शन लेते हैं x एक्सिस पे, तो ये जो व्हाइट रीजन है इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे लेंगे तो ये 0 to 1 आएगा, तो वो x का मार्जिनल सपोर्ट हो गया। ओके सेम थिंग जब आप एफ वाई ऑफ वाई निकाल रहे हैं, तो आप 2 dx कर रहे होंगे, फिर x की लिमिट क्या लेंगे आप, तो आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। जब आप ग्राफ में देखेंगे तो x की लिमिट मुझे ऐसे देखनी है, x बराबर यहाँ पे 0 है और यहाँ x हाँ बराबर y है, तो मुझे 0 से y वाई लेना पड़ेगा। ओके आप यहाँ ग्राफ देखिए, ग्राफ में लिखिए 0 से y, तो ये 2y आ गया। अब जब मैं लिखूंगा सपोर्ट क्या है इसका, तो ये भी 0 से 1 हो जी जाएगा। ये भी 0, फिर मैं प्रोजेक्शन लूंगा इस रीजन का y एक्सिस पे, तो मुझे दिखेगा कि y एक्सिस कितना इन्वॉल्व है, 0 से 1 इन्वॉल्व है। 0 से 1 ओके ठीक है। यस सर। ओके, चलिए तो अभी स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल क्लास होगी इवनिंग में। ठीक है एवरीवन, ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट, अभी स्टॉप करते हैं। गुड नाइट सर।